दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, अब इस समय आपकी इस प्यारे चैनल से विविध प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किया गया है। विविध प्रश्नों की श्रृंखला 1 इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे उसे आप अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि अब मैं दुर्लभ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। मतलब ये कि आप 10 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न पाएंगे। तो 10 पुस्तकों का निचोड़ एक साथ आपको मिल रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो एक के साथ सब सधे वाली बात होगी, और ये एक तरह से वन लाइनर क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। 200 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कई फोल्डर मिला करके देख लीजिएगा। बहुत सारे फोल्डर वहाँ हैं, उसमें देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं यहाँ से बहुत सारे वीडियोस को जो अपलोड करता हूँ, नया वीडियो या फिर जो मेरा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको भी जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी मैं अपना वो डालता रहता हूँ, सारा वीडियो शेयर करता रहता हूँ जो कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपके तैयारी के लिए बहुत अच्छे ढंग से। मैं एक तरह से कई तरह से वो किया हूँ कि आपकी तैयारी हर जगह से, जहाँ भी आप रहें वहाँ से आपकी तैयारी परफेक्ट होती रहे, ठीक है ना। तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा जरूर। कृत्रिम हिंदी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कृत्रिम हिंदी हम लोग कहते हैं रेखता को। किसको कहते हैं? रेखता को कहते हैं। और हेमचंद की भाषा क्या है? तो सिद्ध हेमचंद का मतलब हेमचंद ही है। आप उसको परेशान मत होइएगा कि ये कौन हेमचंद है, ठीक है ना। तो इनकी भाषा क्या है? सौरसेनी है। इनकी सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। हेमचंद को आप जानते हैं प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, और हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ, यानी इनके साथ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेमचंद की भाषा क्या है। तो सौरसेनी अपभ्रंश है पहला, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की एक शैली क्या है? उर्दू। उर्दू जो है कि हिंदी की एक शैली है। अगर आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप की बात अगर किया जाए तो ब्राह्मी, ये ब्राह्मी जो है कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आगे देखिए, नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन रहे हैं? तो नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति राधाकृष्ण दास रहे। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक हिंदी व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हरदेव बाहरी हैं व्यवहारिक हिंदी व्याकरण के रचयिता। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आटा और दाल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी योजक शब्द अगर आ जाते हैं और उसके साथ पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ देता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंत में जो शब्द है वही आपको फॉलो करेगा, ठीक है ना। उसी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा। तो दाल है ना, तो दाल खाई जाती है, दाल पी जाती है, दाल बनाई जाती है। तो दाल स्त्रीलिंग है, हालांकि आटा गूंथा जाता है तो आटा पुल्लिंग है, लेकिन आटा और दाल एक साथ है ना, तो इसलिए दाल को हम लेकर के चलेंगे तो दाल स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ भी रहे हैं। आगे देखिए, सीता ने गीत गाया। अब यहां देखिए वाच्य पूछ रहा है। अगर यहां इस तरह का प्रश्न अगर आए तो देखिए कर्मवाच्य है। अब कैसे कर्मवाच्य, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये गीत गाया, गाया शब्द जो है ना, गाया, तो गाया शब्द जो है यह सीता के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ गाय होना चाहिए, लेकिन गाया है तो जाहिर सी बात है गीत के लिए, क्योंकि गीत पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो गीत पुल्लिंग है और गीत के लिए गाया ये क्रिया है, मतलब क्रिया का संबंध जो है कि कर्ता के साथ न होकर के क्रिया कर्म के साथ हुआ है, इसलिए जो है कि यहाँ कर्मवाच्य होगा। बात समझ में आ गया। और वाच्य में आप जानते हैं कि क्रिया के संबंध से ही उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्रिया का संबंध अगर कर्ता के साथ है तो कर्तृवाच्य, क्रिया का संबंध कर्म के वाच्य है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का संबंध भाव के साथ है तो भाववाच्य होता है। तो इस तरह का अगर कहीं प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा कि क्रिया किससे संबंधित है, तो आपका कभी वाच्य गलत नहीं होगा। विभक्ति युक्त शब्द किसे कहते हैं? पद।
विभक्तियुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पद और शब्द एक ही चीज है, फिर हम पद कहाँ होता है, शब्द कहाँ होता है, ध्यान दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बताने की चेष्टा कर रहा हूं। शब्द भी वर्णों के योग से बनते हैं और पद भी जो है कि वर्णों के ही योग से बनते हैं। यहाँ भी वर्णों का योग होता है और यहाँ भी वर्णों का ही योग होता है। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे मोहन, जैसे कमल, ऐसा मान लो कोई शब्द है, ये स्वतंत्र रूप से हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका शब्द। लेकिन यही अगर एक वाक्य बना करके लिखते हैं तो वह हो जाएगा पद। जैसे कमल खिलता है, कमल खिलता खिलता है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ अगर कमल ऐसे लिखा गया, स्वतंत्र रूप में लिखा गया तो शब्द है, लेकिन अगर ये एक वाक्य में आ गया तो पद हो गया। इतना सा अंतर है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, क्या है? आसन्न भूतकाल है। जो काम अभी अभी हुआ है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल के दायरे में रखते हैं, लेकिन आसन्न भूतकाल में रखते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, मतलब ये सिद्ध कर रहा है कि अभी अभी मैं खाया हूं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ जरूरी चीजों को जान लेते हैं कि कितने विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कितने विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं और कितने विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखिएगा। हर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो जो प्रामाणिक मानने वाले हैं, ये देखिए कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। क्लियर हो गया। कर्नल टाट ये भी प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल मिश्र बंधु और मथुरा प्रसाद, ये 5 विद्वान जो है किसको क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है ना। अब इसको याद करने का देखिए तरीका क्या है। एक पाश्चात्य विद्वान है कर्नल टाड, आप इनको याद कर लीजिए। टाड टाड ये जो है कि प्रामाणिक मानते हैं। 2 विद्वानों को और एक साथ रख लीजिए, कौन कौन? श्याम सुंदर दास, मित्रबंधु, इन दोनों को एक साथ आप रख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये चर्चा में है और ये आपके जुबान पे भी होंगे। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। तो क्या नाम है? श्याम सुंदर दास और मिश्रबंधु का आप एक साथ रख लीजिए। उसके बाद मोहनलाल और मथुरा प्रसाद के एक साथ रख लीजिए। इसको याद करने का तरीका क्या है? मोहनलाल अर्थात श्री कृष्ण, मोहन कृष्ण, तो कृष्ण का सीधा संबंध किससे है? मथुरा से है। तो कृष्ण का संबंध मथुरा से है, तो मोहनलाल और मथुरा प्रसाद ये ऐसे एक साथ, क्योंकि प्रश्न दे सकता है कि मथुरा प्रसाद या मोहनलाल किसी एक का नाम दे सकता है। पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक, इसमें से कोई नहीं। ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है, तो फिर तो दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग का दोष है, ये अप्रामाणिक है। क्या है ये? इसमें आप आगे जोड़ लेंगे। ये अप्रामाणिक है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, अमृतलाल, श्यामल दास और नीचे और भी लोग हैं, देखिए मुरारी दीन, गौरी शंकर और देवी प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रामाणिक नहीं अप्रामाणिक है, अभी मैं बोल दिया हूं। अब देखिए, तो डॉक्टर बुलर, याद देखिए पाश्चात्य विद्वानों में टाड प्रामाणिक मानते हैं और डॉक्टर बुलर अप्रामाणिक मानते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल भी अप्रामाणिक मानते हैं, राम कुमार वर्मा अप्रामाणिक मानते हैं। ये 3 विद्वान तो अक्सर पूछे जाते हैं इनके बारे में कि ये लोग क्या मानते हैं, ठीक है ना। अमृतलाल नागर भी मानते हैं अप्रामाणिक, श्यामल दास, मुरारी दीन, गौरी शंकर, देवी प्रसाद। अब देखिए, श्याम मुरारी गौरी देवी, एक साथ इसको रख लीजिए। श्याम श्याम कृष्ण, मुरारी भी कृष्ण, श्याम भी कृष्ण, मुरारी भी कृष्ण, तो श्याम और मुरारी। गौरी गौरी शंकर, एक साथ गौरी और शंकर, ठीक है ना। देवी प्रसाद, तो गौरी देवी थी, माता गौरी क्या थी? देवी थी। तो गौरी देवी, श्याम, मुरारी, अमृतलाल और बाकी ऊपर का 3 एक साथ याद कर लीजिए। डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, ये लोग क्या मानते थे? अप्रामाणिक मानते थे। ध्यान रखिएगा, अप्रामाणिक मानते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन है? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनी विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, माता प्रसाद, दशरथ ओझा और अमरचंद नाहट, ये इतने 6 विद्वान जो है कि अर्ध प्रामाणिक मानते हैं।
तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को अक्सर पूछा जाता है कि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि प्रामाणिक मानते हैं कि अप्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद जो सुनीति कुमार चटर्जी का भी पूछा जाता है, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये मुनि जिन विजय हैं, माता प्रसाद हैं, दशरथ ओझा हैं, अमरचंद्र नाहट हैं। तो माता प्रसाद, दशरथ ओझा, अमरचंद्र और जिन मुनि ये भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं सोचता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं सही दिशा में हूं कि नहीं हूं। आपको इस तरह का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरह से मित्रों आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक करिएगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर अच्छा लगे, आपके दिल को प्रभावित करे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य देख लीजिएगा, यह आपसे मेरा निवेदन है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक त्रासदी माना, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है, ठीक है ना। मुनि जिन विजय ने विजयपाल रासो को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। मुनि जिन विजय, यानी अगर ये पूछा जाए कि विजयपाल रासो को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है, तो मुनि जिन विजय ने माना है विजयपाल रासो को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। हालांकि आप जानते हैं प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि विजयपाल रासो को किसने प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, तो आपका उत्तर होगा मुनि जिन विजय। अच्छा, अगला प्रश्न है, साकेत जीवनवादी काव्य है, ठीक है ना, यह किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है ना। ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि साकेत क्या है, एक जीवनवादी काव्य है, ठीक है ना। इसी में एक दूसरा प्रश्न भी बन गया है, योगचर्या एक रचना है, यह किसका अक्सर पूछा जाता है, योगचर्या किसकी रचना है, तो शबरपा की है, इसको याद रखिएगा, योगचर्या शबरपा की रचना है। आगे देखिए, केन का कवि किसे कहा जाता है, तो केन का कवि जो है कि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है, और बालेंद्र भी इनको कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल को क्या क्या कहा जाता है, केन का कवि भी कहा जाता है और बालेंद्र भी कहा जाता है, दोनों प्रश्न एक साथ इसमें आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा कि केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है, बालेंद्र भी इन्हीं को कहा जाता है, जो कि इधर है, केदारनाथ अग्रवाल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, अपूर्वा इनकी रचना है, किनकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की ही है। तो इस पर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह भी इन्हीं की रचना है, तो इस पर इनको मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। आगे देखिए, नाभा दास के कुछ कथन, ये इसको देख लिया जाए, नाभा दास के क्या क्या कथन है, किसके बारे में क्या क्या कहे हैं, तो यह कबीर के बारे में कुछ कहे हैं, क्या कहे हैं कबीर के बारे में, ध्यान दीजिए। कबीर कान राख नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी, ठीक है ना, कबीर कान राख नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। तो यह कबीर के बारे में कहे हैं, यह पंक्ति पूछा जा सकता है, यह पंक्ति किसका है, यहां से दो प्रश्न बनेगा, यह पंक्ति किसका है और यह किसके बारे में कहा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, सूरदास के प्रति ये क्या कहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहें कि सूर कबित सुन कौन कवि जो नय सिर चालन करे, ये वाला, सूर कबित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, ये सूरदास के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, प्रति चंद्रहास, नहीं प्रति नहीं, यहां सब देखेंगे, ये चंद्रहास जो है, यहां से चंद्रहास अग्रज सहृदय परम प्रेम पंथ में पगे, ये किसके प्रति कहा गया है, तो ये नंददास के प्रति कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां तक, ठीक है ना, ये नंददास के बारे में कहा गया है। कलिकुटिल जीव तुलसी भई
वाल्मीकि अवतार धर, ये तुलसी के प्रति कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आप इसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुमान रासों के संदर्भ में बहुत ही शानदार तथ्य आपके सामने प्रस्तुत है। ये पूरा खुमान रासों से यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पहली बात कि खुमान रासों में कुल कितने छंद हैं, तो 5000 छंद हैं। अगर रस की बात अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रासो ग्रंथ श्रृंगार प्रधान है, तो यह जो है कि श्रृंगार प्रधान है खुमान रासो, ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम 12 मासा, हिंदी का प्रथम 12 मासा जो है यह मतलब इसी ग्रंथ में पाया जाता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां 12 मासे की शुरुआत कार्तिक से की गई है, क्योंकि अगर पद्मावत की बात किया जाए तो पद्मावत का जो है कि अगर आषाढ़ महीने से किया गया है, आषाढ़ से, हिंदी का आषाढ़ महीना है, ठीक है ना। तो ये इसमें कार्तिक से किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुक्तक काव्य की परंपरा का प्रतिनिधि काव्य से कहा जा सकता है, मुक्तक काव्य की परंपरा का ये प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। और इसकी जो नायिका है उसका नाम राजमती है, जो भोज परमार की पुत्री थी। तो ये इतना प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कहाँ से, खुमान रसों से। पल्लव के संदर्भ में देख लिया जाए, पल्लव के संदर्भ में, पल्लव के संदर्भ में अगर इनकी रचना काल की बात किया जाए तो 1928 ईस्वी है। छायावाद का घोषणा पत्र भी से कहा जाता है, पल्लव को छायावाद घोषणा पत्र कहा जाता है। रचना अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो 1928 है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि पल्लव में पंत जी की कहाँ से कहाँ तक की कविताएं संकलित हैं, तो 1918 से लेकर के 1924 तक की कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। और यह जो है कि तीसरा काव्य संग्रह है। अगर काव्य संग्रह की क्रम को पूछा जाए तो पल्लव तीसरा काव्य संग्रह है, ठीक है। अब अगर कविता की बात किया जाए कि इसमें कुल कितनी कविताओं का संकलन है, तो कुल 32 कविताओं का संकलन है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इसकी भूमिका में देखा पूछा जाए कि भूमिका में क्या क्या लिखा गया, तो देखिए इनकी भूमिका में, यानी पल्लव की भूमिका में काव्य दोष के बारे में वर्णन किया गया है, काव्य गुण के बारे में वर्णन किया गया है, काव्य हेतु के बारे में वर्णन किया गया है, रस छंद अलंकार के बारे में भी वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज इतना ही, फिर इसके बाद इसी तरह से मतलब एक एक लाइन के प्रश्नों को, 1 लाइन क्वेश्चन का मैं श्रृंखला लेकर के आपके सामने आऊँगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।